सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं वही विशेष समाचार। बहुमत की सरकारों की महत्ता। अवसरवादी समझौतों की बैसाखी पर खड़ी खिचड़ी सरकारें लोकतंत्र को जिंदा तो रखती हैं, परंतु इससे देश की विकास गति धीमी हो जाती है। पिछले दिनों प्रख्यात अर्थशास्त्री, अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के पूर्व निदेशक और पूर्व राज्य कोष सचिव लॉरेंस हेनरी समर्स ने कहा कि 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबदबा होगा। भारत अगले 15 वर्षों तक 10% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होगी जो न केवल अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखे और उसमें सुधार भी लाए, बल्कि आर्थिकों को सरकारी शक्ति और नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए भी तैयार रहे। इसके लिए राजनीतिक स्थिरता की भावना होना आवश्यक है। लॉरेंस के विश्लेषण को इसलिए भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि हालिया इतिहास में अमेरिकी आर्थिकी को आकार देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लॉरेंस के कथन पर और विचार करने से पहले हमें बंगाल की मुख्यमंत्री और तूलमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर भी गौर करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अब नहीं है। ममता ने यह वक्तव्य मुंबई में महाराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से भेंट के पश्चात दिया। विपक्षी दलों के हालिया आचरण से स्पष्ट है कि उनकी लड़ाई भाजपा के साथ बाद में है और कांग्रेस के खिलाफ पहले से है। ये दल उस स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं जो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में अभी कांग्रेस के पास है। स्वाभाविक है कि इन दलों और कांग्रेस में कोई सकारात्मक सहयोग न तो चुनाव से पहले है और न ही बाद में होगा। इन सभी पार्टियों का जो तत्व एक सूत्र में बांधता है वह उनका विशुद्ध भाजपा मोदी विरोध है। अर्थशास्त्री लॉरेंस हेनरी समर्स ने भारत के उज्जवल भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और ऐतिहासिक कठिनाइयों को अवरोध बताया। क्या भारत में 1989 से 2014 का कालखंड समर्स के इन्हीं विचारों को प्रमाणित नहीं करता? तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता और उसकी सतत संभावना ने भारत से बड़ी भारी कीमत वसूली है। 2 वर्ष पहले आईफोप्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1985 में लोकतंत्र भारत और अधिनायकवादी चीन में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बराबर $293 प्रति व्यक्ति था, किंतु 2017-18 में चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 4 गुना अधिक हो गई। आज चीन ने एक बड़ी विश्व शक्ति है जो भारत, अमेरिका सहित शेष विश्व के कई देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। इन 25 वर्षों में जहां चीन में मजबूत और सक्षम नेतृत्व रहा, वहीं भारत की केंद्रीय राजनीति में इसका नितांत अभाव दिखा। इस बिंदु की सच्चाई चीन स्थित 3 गांजेज बांध और भारत स्थित सरदार सरोवर बांध से स्पष्ट है। जिस 6,300 किलोमीटर लंबे एशिया की तीसरी बड़ी यांगत्जी नदी पर चीन बांध बना है, वह 13 नगरों, 140 कस्बों और 1350 गांवों को ले चुका है। इस बांध में 13 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। चीन ने इस बांध को 10 वर्षों में यानी 1994 से 2003 में बना दिया। इसके विपरीत भारत में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को पूरा करने में 56 साल लग गए, जिनमें 178 गांवों को प्रभावित किया गया और जिसमें चीन बांध की तुलना में बहुत कम लोग विस्थापित हुए। इसकी नींव 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जिसके विश्लेषण के लिए विश्व बैंक वर्ष 1985 में सहमत हुआ। जैसे ही अप्रैल 1987 में नर्मदा बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करके इस पर रोक लगवा दी, जो 4 वर्षों तक जारी रही। फिर अगले 18 वर्षों में अदालती चक्रों में फंसे रहने और अन्य अवरोधकों को पार करके यह बांध 2017 में पूरी क्षमता के साथ शुरू हुआ,
जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। नरेंद्र बांध को पूरा करने में, नर्मदा बांध को पूरा करने में भारत की तुलना चीन की तुलना से 5 गुना अधिक समय लगा। इसका सबसे बड़ा कारण 1989 से 2014 के बीच वे समझौतावादी खिचड़ी गठबंधन सरकारें रहीं, जिनमें कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रहित गौण ही रहा, तो जोड़ तोड़ की राजनीति भी हावी रही। इस 25 वर्ष के कालखंड में भारत में 10 सरकारें और 8 प्रधानमंत्री हुए। वीपी सिंह 11 माह रहे, चंद्रशेखर 4 माह रहे, नरसिंहा राव 5 वर्ष, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, HD देवगौड़ा 11 महीने, इंद्र कुमार गुजराल 11 महीने, वाजपेयी फिर से 13 माह और 5 वर्ष तक, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे। इस पृष्ठभूमि में चीन में 3 सर्वोपरि नेता, राष्ट्रपति हुए जुआंग जेमिन 15 वर्ष, हु जिताओ 8 वर्ष और शी चिनफिंग 2012 से लगातार बनते आ रहे हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीति में गठबंधन करके सरकार बनाना गलत है। भारत ने लोकतांत्रिक माध्यम से कभी प्रगति नहीं की। यदि प्रचंड बहुमत के साथ नेतृत्व सशक्त और राजनीतिक इच्छा शक्ति से परिपूर्ण हो, तो इसके शीर्ष पुरोधा भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्त हो और इसकी राष्ट्रहित जनहित के प्रति नियत साफ हो, तो भी देश की आर्थिक तरक्की संभव है। यह सामरिक रूप से मजबूत हो सकता है। विगत 7 वर्षों से भारत उसी आमूलचूल परिवर्तन को अनुभव भी कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से लगभग दो पूर्ण बहुमत पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार किस गति से काम कर रही है, यह इस तथ्य से स्पष्ट हुआ कि 1950 से 1914 तक देश में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, तो अकेले नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके पिछले 7 वर्षों में 45,153 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और जोड़ दिए। इस प्रकार के कार्यों की एक सूची बहुत लंबी है। सच तो यह है कि अवसरवादी समझौतों की बैसाखी पर खड़ी खिचड़ी सरकारें लोकतंत्र को जिंदा तो रखती हैं, परंतु इससे देश की विकास की गति धीमी हो जाती है। देश की एकता, अखंडता, आर्थिक प्रगति और जीवंत लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वंशवादियों, वामपंथियों, जिहादियों और उस मतांतर लक्ष्य के साथ चलने वाले स्वयंसेवी संगठनों से है, जो मानवाधिकार, पर्यावरण और आदिवासी आदि कल्याण का मुखौटा पहने रहते हैं और सच झूठ के विषाक्त घोलमेल से देश की विकास यात्रा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। इस समाचार के लेखक हैं राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं बलबीर सिंह जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।